विचार करिए। आचार्य लिखते हैं, मैंने 2 चक्र बनाया है ताकि स्पष्टता बात में आ सके और समझ में आए। मैंने किसी को नीच कर दिया, गुरु को मैंने 10 नंबर की राशि में बिठा दिया, वो नीच राशि में हो गए। लग्न चक्र में गुरु नीच राशि में हो गए। अब अगर ये नवांश चक्र में उच्च राशि में हो गए तो इनका नीच भंग हो गया। मतलब ये ग्रह जो पहले कमजोर था, नवांश में उच्च राशि में जाने के कारण इनका नीच भंग हो गया। मतलब ये ग्रह अब अपना 100% परिणाम करेगा, ये अच्छी बात है। पर दूसरा क्या कहा कि अगर ग्रह मान लीजिए यहां गुरु उच्च के नहीं हुए, तब इनका नीच भंग कैसे होगा? सवाल उठता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि गुरु लग्न कुंडली में नीच के हैं, नवमांश में कर्क राशि में ही जाएंगे। तो इनका नीच भंग क्या होगा कि जिस राशि में गुरु नीच के हुए हैं, अर्थात गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। अब आपको यह देखना है कि मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं, क्या वो नवांश चक्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम में बैठे हैं, तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। नवमांश चक्र में अगर ग्रह जो लग्न कुंडली में, अब इसको दूसरे तरीके से समझा दूं, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठते हैं तो नीच के हो गए। अब आपको क्या देखना है कि जो इस नीच राशि का स्वामी है अर्थात मंगल, वो मंगल अगर जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम, अर्थात या तो इस राशि का नवांश का अधिपति अर्थात इस राशि का जो स्वामी है वो नवांश चक्र में अगर केंद्र में या त्रिकोण में आ रहा है, तो ये भी नवांश चक्र की सहायता से ग्रह अपना नीच भंग कर लेता है। मतलब ऐसी स्थिति में भी ग्रह जो है वो 100% परिणाम करेगा। तो ये नीच भंग राजयोग का एक अनूठा सिद्धांत है। ठीक है, जैसे आपने लग्न में देखा वैसे आपने नवांश में देखिया। लग्न में यही तो देखते हैं कि भाई जो ग्रह नीच का हुआ है उसका स्वामी केंद्र में है कि नहीं है। तो नवांश में अगर मान लीजिए वो केंद्र में नहीं है, लग्न में अगर वो केंद्र में नहीं है, क्षमा करे, और अगर वो नवांश में केंद्र में है तो भी उस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। आपको ये देखना है कि अगर गुरु मान लीजिए नीच के थे, तो अगर शनि केंद्र में नहीं है लग्न चक्र में और नवांश चक्र में अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो भी ये नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। और ये ग्रह को पूर्णता बल प्राप्त करने वाला होता है, जातक को बहुत आगे ले जाने वाला, राइज करने वाला, प्रतिभाशाली, संपन्न, धनवान और सुखी बना देता है। एक और तरीका है नीच भंग देखने का, बताऊं? बताता हूं। कोई ग्रह मान लीजिए लग्न कुंडली में नीच का हो गया, चमक तो नहीं रहा है बोर्ड, नहीं, कोई ग्रह मान लीजिए जन्म कुंडली में नीच का हो गया। अब आपको नवमांश में यह देखना है कि क्या वो इस ग्रह का स्वामी, मतलब चंद्रमा नीच के हुए, मैं इसी ग्रह पे आपको उदाहरण दे देता हूं, जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी, एक तो आपने देख लिया केंद्र त्रिकोण। अब दूसरा, क्या वो जन्म कुंडली के नवांश में 1, 4, 7 और 10 मतलब चर प्रकृति की राशि में बैठ रहा है? अगर चंद्रमा नीच के हुए तो अगर मंगल नवांश चक्र के चर प्रकृति की राशि में बैठ रहे हों, अर्थात 1, 4, 7, 10, तो भी ये ग्रह नीच भंग होगा। अब इसको थोड़ा मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। जैसे चंद्रमा अगर नीच के हुए तो आपको यह देखना है कि मंगल जो इसके स्वामी हैं, नवांश चक्र में अगर वो मंगल कर्क राशि में बैठेंगे तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। किसका? चंद्रमा का, जबकि मंगल भले ही नीच के हैं, है ना। अब यहां पे एक सिद्धांत इसके बाद और एक लाइन का जुड़ेगा कि मान लीजिए, फिर से बताता हूं, अगर ग्रह नीच का हुआ तो जो ग्रह नीच का हुआ उसका स्वामी जो मंगल है, इस ग्रह का, ये ग्रह चंद्रमा, इसके स्वामी मंगल हो गए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। आप नवांश में क्या देखेंगे कि क्या मंगल चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं? तो मंगल चर प्रकृति की राशि अर्थात 1, 4, 7 और 10 ये चर प्रकृति की राशियां हैं। तो विचार करिए कि मंगल को कर्क राशि में नीच का माना गया है, तो इस तरीके से भी मंगल चंद्रमा का नीच भंग मंगल ने किया,
परंतु अब यहां एक लाइन जो जुड़ेगी वो जुड़ेगी कि ये मंगल जहां बैठे हैं, मान लीजिए मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, तो अब उसका जो स्वामी है, अर्थात मंगल के जो कर्क राशि में बैठे, इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में बैठना चाहिए।